बिहार के 14 करोड़ निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये बधाई और शुभकामना छठ की नहीं है, दरअसल नई सरकार बन गई, कल नई सरकार की घोषणा हो गई। श्री यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और उनके साथ दो और उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक उप मुख्यमंत्री मनोज या मुकेश सहनी है। मैं आज तक इनका नाम याद नहीं कर पाया, मुकेश सहनी ही है। और इसके साथ साथ जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उसमें रीतलाल यादव हैं, गृह मंत्री बनाए गए हैं। साधु यादव और सुभाष यादव को उनके लंबे करियर को देखते हुए, उनके लंबे जंगल राज में उनके लंबे योगदान को देखते हुए वापस बुलाया गया। प्रोफेसर एमेरिटस के तर्ज पर मंत्री एमेरिटस बनाया गया है और उनको खास तौर से शिक्षा, गृह और उद्योग, इन 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन दोनों भाइयों को दी गई है। यह समाचार सुनते ही जो 4 करोड़ बिहारी छठ में आए थे, लात जूता खाते हुए, कटते कटाते हुए ट्रेन से, उसमें से 2.5 करोड़ बिहारी वापस भाग गए हैं, जैसे ही उन्होंने सुना है कि नई सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बना दी गई है। तो एंडी ब्रो, कैसा लगा मेरा चुटकुला? लेकिन अच्छा, दर्शकों ये श्रोताओं, चुटकुला नहीं है, ये सदमा है। लोगों को एक बार समझना पड़ेगा कि ये सदमा जो है ना, ये कभी भी सच्चाई में बदल सकता है। दर्शकों श्रोताओं, मैं वही बात बता रहा हूं कि ये चुटकुला कभी भी आपके लिए एक भयावह सच्चाई में बदल सकता है, क्योंकि हमने इन्हीं 9वीं फेल की अंगूठा छाप माता जी को भी 8 वर्षों तक अपने सिर पर चढ़ाया है, नचाया है। हम बिहारी इतने बड़े काबिल हैं कि हमने राबड़ी देवी को 8 से 9 वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर न सिर्फ झेला है बल्कि मगन होकर नाचे भी हैं। और अब तो उनका महिमा मंडन करने के लिए हमने 4 भाग में महारानी नाम की एक वेब सीरीज भी बना दी है, जिसमें वो कहती भी हैं, बहुत इतरा के उनका पात्र कहता है, अंगूठा छाप है। लेकिन पूछिए हमरा उस समय का नेता सबसे, काहे रखा हमको अंगूठा छाप? अब पढ़े नहीं है जी, हम घर पर पढ़े हैं, 11 ठो बच्चा पैदा किए हैं। खैर, यह एक अलग एक्सपर्टाइज का विषय हो सकता है, और अगर यह कोई विशेषज्ञता है तो फिर जो बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं, मोहम्मडन समुदाय की स्त्रियां, उनको तो फिर पता नहीं कितने इनोवेटिव पुरस्कार देने पड़ेंगे। बहरहाल, बिहार का चुनाव अब महज 12 दिन दूर है। 7 दिन अक्टूबर के और 5 दिन नवंबर के, 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। हम लोग लगातार 1 महीने से आप लोगों को बिहार की टटका खबर देते आ रहे हैं। आज बिहार की टटका खबर में इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो तेजस्वी पैदा होने से पहले ही और पैदा होने के 2 साल बाद ही अरबपति उनके पिता द्वारा बने गए, जो 12 साल होते होते एक घोटाले में नामजद हो गए, वह तेजस्वी जब विजन और विकास की बात करते हैं तो एक आम बिहारी के दिल पर क्या बीतती है, कैसा सदमा लगता है। इस चुनाव में बिहार एक बहुत गरीब राज्य है, लेकिन बिहार में अरबपतियों की संख्या शायद सबसे ज्यादा होगी जो इस चुनाव में उतरे हैं। इस चुनाव में पप्पू यादव जैसा किरदार भी है, और इस चुनाव में विश्वधर पप्पू राहुल विंची जैसा किरदार भी है। इस चुनाव में कोई कपड़ा फाड़ के रो रहा है तो इस चुनाव में गर्वीले मैथिल पाग को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने पाग में कुछ मक्खन रखकर खा लिया। और शायद उत्तर प्रदेश की कोई महिला, अच्छा महिला नेत्री क्या होता है, मेरी भी भाषा भ्रष्ट हो गई है एंडी ब्रो आपके साथ रह रहे थे। उत्तर प्रदेश की एक नेत्री आई थी और उन्होंने पाग से मैथिली ठाकुर की तुलना की अति उत्साह में। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कहीं जाना है और उसके सांस्कृतिक आयामों पर बात करनी है तो कम से कम मोदी जीवा जैसी तैयारी करके जाइए, या योगी जीवा जैसी। वरना आप वही करेंगे जो केपी सिंह ने पाक के साथ किया है। और गलती उनकी कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है, लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाकर पाक को मैथिल, गर्विले मैथिल अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर इसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाएंगे। तो पाग, मैथिल स्वाभिमान, अरबपति उम्मीदवार, भ्रष्टाचार के निशान और जंगल राज की वो कहानी है, इन सब के बीच बिहारी वोटर का मन और मिजाज कहाँ फंसा हुआ है? एंडी ब्रो, ओवर टू यू। जी,
करोड़पति उम्मीदवारों पर आपने बात खत्म की, तो बता दें कि ये जो 3 सेलिब्रिटी उम्मीदवार हैं, ये तीनों के तीनों करोड़पति हैं। मतलब खेसारी लाल यादव सबसे अमीर हैं, करोड़पति हैं। दूसरे एक जो रंजन हैं, पियवा से पहले हमार रहलू वाला गाना आपने अभी अभी बताया कि उन्होंने क्रांतिकारी गीत ये गाया है। तो देश को इतना अनमोल उपहार देने वाले, बिहार के युवाओं को इतना दार्शनिक नजरिया जो होता है किसी चीज के प्रति समझाने वाले कि पियवा से पहले हमार रहलू, आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है। तो ये जो दार्शनिक बातें होती हैं, ये बातें समझाई हैं उन्होंने, तो वो भी करोड़पति हैं। और तीसरी वाली जो है मैथिली ठाकुर, वो भी करोड़पति हैं, 3.5 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक चीज और देखने लायक है कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखेंगे तो बाकी दोनों मैट्रिक इंटर पास हैं। मैथिली ठाकुर जो है वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, उनको थोड़ा पढ़ा लिखा कंसिडर कर लिया जाएगा। क्या होता है कि मिथिला क्षेत्र में एमए से नीचे जो है उसको अनपढ़ ही माना जाता है, अनपढ़ के बराबर ही माना जाता है। एमए से नीचे अगर आप हैं तो ज्यादातर लोगों के पास आपको 2 एमए की डिग्रियां मिल जाएंगी, बहुत से ऐसे आपको सज्जन मोहल्ले में ही आपको 2-4 मिल जाएंगे। तो जितने पे मैथिली ठाकुर हैं उतने को भी कम पढ़ा लिखा ही माना जाएगा, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। कम से कम मिथिला क्षेत्र से जो लड़ रही हैं तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं। बाकी लोग जो है उनके पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों की बात करने के बारे में मतलब कोई खास फायदा है नहीं। आप मान के चलिए कि करीब 150-200 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और इस चुनाव में उतरे हुए हैं। तो 150 धनपशु जो है वो इस चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाग्य आजमाना ही हम कहेंगे, क्योंकि भाग्य आजमाना इसलिए कहेंगे क्योंकि कुछ धनपशुओं को तो टिकट मिल गया है, कुछ लोगों को सिर्फ शौक था चुनाव में उतरना है, तो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की तरह ठीक चुनाव से 2 महीने पहले वो यहाँ आ गए थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपना अपना जो घर होता था तो उस जगह पे आकर के और उन्होंने रहना, काम करना ये सब शुरू किया। और चुनाव प्रचार पैसे वैसे इधर उधर छिड़कना जैसे उन्होंने शुरू किया तो लोग भी जुटने लगे और एक भीड़ भाड़ जो है वो उनके आसपास उनके साथ साथ घूमती हुई दिखेगी आपको। उनका पैसा खर्च होगा चुनाव में, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, 2000, 9000, 10,000 ऐसे ही वोट उनको मिल जाएंगे और वो अपना घर वापस लौट जाएंगे। तो उनका उतरना हम बहुत जरूरी मानते हैं। उनका पैसा चुनाव में जो आता है और बिहार में खर्च होता है उसके जरिए जनता को, टेंट वालों को, समोसे बनाने वालों को, जो गाड़ी किराए पे देते हैं उनको, जिनका प्रिंटिंग प्रेस चलता है वो लोग पोस्टर वगैरह छापते हैं उनको, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाता है, इनके पास रोजगार हो जाता है, कुछ पूंजी आ जाती है, तो चुनाव में ये फायदा उनको हो जाता है। स्थानीय जो व्यापार है उसको थोड़ा बल मिल जाता है, थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। तो चुनाव इसी वजह से हम मानते हैं कि मोदी जी की तरह एक बार में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करना चाहिए। 3 बार जो चुनाव होते हैं ना, मतलब पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अगले साल जो है वो पंचायत का चुनाव होगा। तो ये जो 3 चुनाव होते हैं इससे बिहार की जीडीपी जो है अगले 2 साल रेंग जाती है। 2 साल रेंगने के बाद फिर से जो है वो अगला लोकसभा चुनाव आ जाता है, तो फिर हिसाब किताब जो है वो बराबर हो जाता है। तो इस तरह से चल रहा होता है, इसलिए इन धन पशुओं का आना बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े नेता भले ही कुछ भी कहें, वो कितनी भी शिकायत करें कि धन पशुओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए, बाहुबलियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मेरा दृढ़ मत है कि इनको टिकट मिलना ही चाहिए, इनका पैसा चुनाव में खर्च होना ही चाहिए। उससे जनता के पास इनका काला धन जो होता है, इकट्ठा किया हुआ धन जो होता है वो पहुंच जाता है, मार्केट में आ जाता है। ये लोग बटोर करके कहाँ ले जाएंगे अपने साथ? तो उस धन को मार्केट में आना चाहिए। बाकी इन्हें वोट देना है या नहीं देना है, तो ये समझिए आपकी जनता इतनी समझदार है कि किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है, ये बात वो जानती है। तो ये सारी चीजें जो है ये समझने की है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आरजेडी जो बैकफुट पे पहुंची हुई है अभी फिलहाल, और कांग्रेस किसी तरह से उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो फ्रेंडली फाइट वगैरह 2-4 सीटों पर मैनेज हुई भी, वहां पर भी देखिए कि वीआईपी के साथ मैनेज हो गई, दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मैनेज हो गई। जहां नहीं मैनेज हुई है बिल्कुल भी ये फाइट, उसमें से एक बड़ा नाम होता है पशुपति पारस। तो पशुपति पारस के साथ जो है वो मामला मैनेज नहीं हुआ, और ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो है उसके साथ मामला मैनेज नहीं हुआ। ये दोनों अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं, ये इन्होंने साफ साफ ही कह दिया है। बाकी लोग कैसा गठबंधन में शामिल हैं
कि आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वो जनता को समझने दीजिए। तो गठबंधन है कि नहीं है, ये अभी जो है वो 11 स्थिति नहीं, 11 नहीं, 13 सीटों पर अभी तक फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। उसमें से 4 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें से अधिकांश आरजेडी और वीआईपी के हैं। लेकिन आरजेडी बनाम कांग्रेस, वीआईपी बनाम कांग्रेस, यहाँ की जो फाइट हो रही है वो हो रही है। यानी कांग्रेस इस वक्त किसी तरह से मौज लेने के मूड में है और वो जमीन छोड़, बर्बाद करने के मूड में है। जी। कांग्रेस एक भी आप जमीन छोड़ने के तैयार नहीं है। दूसरी एक और चीज आप ये भी देखिए कि जब अभी हाल में झारखंड के चुनाव हुए थे, झारखंड के विधानसभा के चुनाव जो अभी हाल में हुए थे, इसमें देखिए आप कि बिहार से पप्पू यादव जाके वहां प्रचार कर रहे थे, दिल्ली से राहुल गांधी आकर के वहां पे लगातार प्रचार कर रहे थे। सारी पार्टियां जो थी, मतलब महागठबंधन की जितनी पार्टियां थी, सब जाकर के जेएमएम के सपोर्ट में वहां पहुंच गए थे। लेकिन अब जब जेएमएम की बारी आई और कांग्रेस की बारी आई, तो जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड में अपनी सरकार बना ली, और यहां पर जो है बिहार आते ही जो बिहार में उनके बिहार के सहयोगी उनके साथ गए थे, उन दोनों को जो है लतिया के किनारे कर दिया। तो कांग्रेस कितना वैल्यू देती है आरजेडी को और पप्पू यादव को, ये भी नजर आ जाता है। पप्पू यादव की तो खैर इतनी भयावह बेइज्जती की है कि उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सांसद का टिकट इस दे करके इस दिया और पार्टी का विलय करवा लिया, मतलब उनकी तो खैर इस गंगोर चुनाव में इस चुनाव में जो 2-4 कैरेक्टर्स की बात होगी तो उसमें एक पप्पू यादव भी होंगे, जो कैरेक्टर हैं, कोट अनकोट। एक कैरेक्टर हैं तेज प्रताप यादव। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको चुनाव में, मतलब ये किस तरह का कोशेंट है, ये मनोरंजन का कोशेंट भरते हैं, ये दयनीयता का कोशेंट भरते हैं चुनाव में, ये पागलपन का कोशेंट भरते हैं चुनाव में, ये नहीं पता मुझे। लेकिन ये दोनों आइटम जरूर हैं। हमने करोड़पतियों की बात की। एनडीए के तरफ से 92 करोड़पति हैं और आरजेडी एंड गठबंधन की तरफ से 68 करोड़पति हैं। और दुख की बात है कि पहले चरण के मतदान में जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, उनकी कुल संपत्ति मात्र 71 करोड़ है। इतना तो चना चबेना में भाई साउथ वाउथ में निकल जाता होगा। और जो एक गठबंधन को लीड कर रहे हैं, 2 साल की उम्र में जो अरबपति बने थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो जिन पर आरोप तय हो गए हैं, आईआरसीटीसी घोटाला में जिन पर आरोप तय हो गए हैं, उन तेजस्वी यादव की हालत यह है कि उनकी पार्टी में तो इतने अरबपति हैं और सब के सब सेवा करने के लिए परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि कोई कुर्ता फाड़ ले रहा है, कोई जमीन पर गिर जा रहा है, कोई नागिन डांस कर ले रहा है। इन्हीं में से एक चीज सेलिब्रिटीज की आपने शुरुआत में ही वो बात कर दी, मैंने उसको थोड़ा अलग रखा था कि सेलिब्रिटीज बिहार चुनाव में जो हैं, तो भाजपा की एक रणनीति ये जरूर रही है कि भोजपुरी के गायकों, अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ती है। आप देखिए, निरहुआ को उन्होंने लड़वाया, जितवाया, इस बार निरहुआ हार गए। इसके अलावा उन्होंने रवि किशन को अपने पाले में किया। रवि किशन आज के दौर में नेतागिरी में लगभग पूरा टाइम देते हैं, बहुत मौज लेते हैं नेतागिरी का, और नेतागिरी में वो फुल टाइम करियर अपना बना रहे हैं। उसके अलावा एक मृदुल जी हैं महाराज, उन्होंने दिल्ली में भाजपा को गर्क करने का बीड़ा पूरी मुस्तैदी से उठाया। उसके बाद जब भाजपा अब आजकल ठीक-ठाक हो गई है, तो अब देखिए उनको अगली बार चुनाव में टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। बिहारियों को, पूर्ववियों को जाने के लिए उनको दिल्ली का भी बनाया गया। लेकिन इस चुनाव में, बिहार चुनाव में जो सेलिब्रिटीज हैं, एक तो रितेश पांडे हैं, जिनका कुख्यात गाना है, याद करो जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। अब इस नहीं तो गाने की व्याख्या मैं नहीं करूंगा। एक सोच है कि पहले किसी और का था, आज किसी और का है और कल किसी और का होगा। तो धन संपत्ति, जरजोरू जमीन, इन सब का माया मोह छोड़ने की बात वो कर रहे हैं। आप दार्शनिक अच्छा, सोच देख पा रहे हैं, गीता, मतलब दरअसल वो गीता का ज्ञान दे रहे थे अपने गाने के इसमें। अच्छा, बिहार के बाहर के लोग जो हैं वो लोग कहेंगे कि ये गाना अश्लील है, लेकिन आप सोचिए कबीर, रहीम, ये लोग जो दोहे लिखते थे, तो अब
कुछ कह दिया, बरसे कंबल भीगे पानी। तो भाई इसमें अर्थ वही नहीं होता था जो सामने नजर आ रहा है। सबको पता है कि कंबल बरस नहीं सकता है, पानी भीग नहीं सकता है, लेकिन वहां पे आपको वो अर्थ नहीं देखना होता। वहां पे आपको अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये जो होते हैं, तो अभिधा वाला जो अर्थ है उसको नहीं देखना है आपको। व्यंजन और लक्षण से जो आपको अर्थ निकलते हैं वो आपको देखने हैं। मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है यहाँ पे, जैसा कि यानी रितेश पांडे जी एक दार्शनिक हैं और उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से इश्क हकीकी और इश्क हबीबी का फर्क समझाया है। आधि भौतिक प्रेम और लौकिक प्रेम, इहलोक और परलोक की संभावना व्यक्त की है, जैसा कि एंडी ब्रो कह रहे हैं। तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ संदेश ही होगा। जो खेसारी जी का इतिहास तो सबको पता है, वो लौंडा नाच के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। कई सारे वीडियोस घूम रहे हैं और मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि लौंडा नाच एक नाच की विधा है हमारे यहाँ की, उसको आज विकृत कर दिया गया है। ड्रैग क्वीन होती है विदेशों में, जब ड्रैग क्वीन उठ करके स्टेज पे आती है तो सब कूद कूद के ताली बजाते हैं। और यहाँ पे लौंडा नाच हो जाए, हिंदी में हम उसको लौंडा नाच कहते हैं, तो वो बिहारी का था, गरीब का था, तो वो जो है गरीब की भौजाई सबकी लुगाई हो जाती है, या गरीब की लुगाई सबकी भौजाई हो जाती है, जो कुछ भी कहावत होती है उस टाइप से सब लोग बिहारियों को गाली देने लगते हैं। और विदेशी जब वहां पे ड्रैग क्वीन नाचने आती है तो बड़ा ही ओहो हो, क्या बात है, क्या उसको उसको हमने विकृत भी किया है, लेकिन फिलहाल दार्शनिक आयामों पर और विकृत किया है। ये देखिए, जैसा रैप सॉन्ग के मामले में होता था, रैप गीत जो होते थे उनको अभिजात्य जो थे वो नीचा दिखाने के लिए यही कहते थे ना, कि रैप में जो है वो स्लैंग्स का इस्तेमाल होता है, अश्लील शब्दावली होती है, वो कोई गाना नहीं है, वो कोई गीत नहीं है। तो वही चीज जो है आज भोजपुरी में, और आपको कुछ हद तक जो चमार रैप कहा जाता है जिसको पंजाब के इलाकों में, उस पर आपको लागू होती हुई दिखेगी। ये गाली गलौच जो है ये बस संघर्ष की अभिव्यक्ति है। दिस इज नॉट, ठीक बात है। और उसी तरह दार्शनिक कोण जरा इन गानों में भी जो आपने खोज लिया होगा वो भी बता दीजिएगा, कि रिमोट से लहंगा उठा दे, या पिया लहंगा में घुस गए, इंजोरिया में बुता गए, ये सारे गाने माननीय खेसारी लाल जी के हैं। लेकिन भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा ने पवन सिंह पर भी हाथ डाला है। और पवन सिंह, मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह ने देवी माँ के गीत गाए हैं, और जब तक वो पवन सिंह नहीं बने थे, तब उन्होंने जो देवी माँ के गीत गाए हैं, अगर आप सुन लें तो शायद आप भावुक हो जाएं, आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना पतन किया है अपने करियर का और अपनी भाषा का, वह भी है। लेकिन खैर, एंडी ब्रो ने यह साबित कर दिया कि सब दार्शनिक बातें हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और आपके कुछ चाहने वाले इससे पहले कि मुझ पर आरोप लगाएं, देखिए दर्शकों, हम दोनों बातचीत शुरू करते हैं और करते करते जब हम लोग पूरी रॉ में, त्वरा में, मौज में आते हैं, तब तक देखते हैं कि समय खत्म हो गया। और आप लोग भी, अगर हम लोग लगातार लंबे वीडियो दें तो आप लोग भी नहीं देखेंगे, आप लोग भी उसकी भर्त्सना करेंगे। इसलिए फिलहाल एंडी ब्रो, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिहार वासियों, 3 बातें याद रखिए इस पूरी बातचीत का निचोड़। पहला, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री उनके साथ बनाए गए हैं। रीतलाल यादव अभी मुझे, चूंकि उस पद के लिए सर्वाधिक योग्य दिखते हैं, तो गृह मंत्री उनको बनाया गया है। जंगल राज धारणा को सही अर्थों में वही उतार सकते हैं जमीन पर। इसके अलावा कई सारे सेलिब्रिटीज के होने का क्या फर्क पड़ता है इस चुनाव में, उसको भी सोचिए और याद रखिए। और कई सारे अरबपतियों का। एंडी ब्रो, दर्शक आपको बहुत गरियाएंगे, आप जो अपना खलवाड़ दिखा रहे हैं, इसलिए सामने आइए और अब अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। तो इसमें देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बिहार के चुनाव में जो हो रहा है, इसमें एक मजेदार चीज आपको ये भी नजर आएगी कि जो बाहुबली हैं उनका टैक्स भरना देखिए। तो सूरजभान सिंह जितना टैक्स भरते हैं उससे करीब 3 गुना टैक्स जो है वो उनकी पत्नी भरती हैं। ऐसे ही अनंत सिंह जितना टैक्स भरते हैं उसका ठीक 2 गुना, मतलब 39 लाख के लगभग टैक्स जो है, 40 लाख के लगभग जो है वो भर रहे होते हैं टैक्स अनंत सिंह जी, छोटे सरकार साहब।
और उनकी पत्नी जी जो है उनसे ठीक दोगुना टैक्स भर रही होती हैं। तो कई आपको दिखेगा कि इसमें जितनी महिलाएं हैं, जो भी आपको दिख रही हैं, रेणु देवी हो गई, ये सब की सब महिलाएं जो हैं, ये सब की सब महिलाएं अपने पति से अधिक टैक्स दे रही हैं। इनका पति जितना टैक्स दे रहा है उससे अधिक टैक्स दे रही हैं। तो महिला उद्यमियों को अरे पुरुषवादी ब्राह्मण, अरे पुरुषवादी ब्राह्मणवादी आदमी, नारी विरोधी आदमी, महिलाएं ज्यादा कमा रही हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। आज तक पुरुषों से किसी ने पूछा कि तुम ज्यादा कमाते हो? ये क्या बात हुई? तो ये एक अनोखी चीज भी देखने लायक है करोड़पतियों के मामले में। तो जनता को ये भी याद रखना चाहिए कि इसमें से कुछ ऐसे भी हैं, तो जितने बाहुबली हैं वो सब टैक्स दे रहे हैं भाई, टैक्स नहीं दे रहे हैं, काला धन है, ऐसा मत कहिए। चुनाव में जो लगा है वही ईमानदारी से कमाया गया, टैक्स जमा करके निकाला गया पैसा। और वैसे भी 40 लाख ही तो लगना है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 40 लाख से ज्यादा कोई कैंडिडेट नहीं खर्च करेगा। तो 40 लाख का खर्चा है। अब 40 लाख से जितनी जीडीपी सुधर जाए बिहार की, मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र की, देख लीजिएगा अपने अपने विधानसभाओं जी में। जी। तो दर्शकों, एक दिलफरेब चुटकुला यह भी है कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि 40 लाख में आपको खर्चा कर देना, और हम लोगों ने इस दिलफरेब चुटकुले को सुन भी लिया और मान भी लिया कि चुनाव में इत्यादि। केवल 40। समोसे का रेट लेकिन लिस्ट भी 35 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो टिकट मिलने में 2.5 करोड़ 3 करोड़ खर्चा होता है, वो वाला भाई बाबू जी किसमें खर्चा लिखा जाएगा? चुनाव आयोग जरा इन पर भी सोचे। जब तुम्हें इतनी ये दिक्कत ये है। है सचमुच नहीं होता है। ये पहले चुनाव आयोग को समझाना होगा ना। पहले तो चुनाव आयोग को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि इतना खर्चा होता ही है। वो कहेगा कि नहीं 40 लाख से ऊपर खर्च हुआ ही नहीं, ये 2.5 करोड़ वगैरह जो है ये किसी को नहीं दिया गया, टिकट वगैरह जो है वो फ्री में मिलते हैं, उम्मीदवार की जी जो मेहनत उसको देख के पार्टियां देती हैं। ऐसा चुनाव आयोग आपको बताएगी। क्यों बताएगी इसका कारण भी बता देते हैं हम आपको। एक युवती है जिन्होंने अ, मुस्लिम युवक से शादी की। अब मुस्लिम युवक से शादी की तो धर्म परिवर्तन वगैरह किया, लेकिन वो एक सुरक्षित सीट पर खड़ी हैं। और जब उनके खिलाफ मामला तय करने की कोशिश की गई कि भाई ये तो मुस्लिम हो गई है, इस्लाम इन्होंने कबूल लिया है, तो ये एससी सर्टिफिकेट अपना यूज नहीं कर सकती। तो उस पर कोर्ट ने कहा, इस पे जो हमारा चुनाव आयोग है उसके अधिकारियों ने कहा है कि आप उनका नमाज पढ़ते हुए वीडियो ले आइए, तो हम मान लेंगे कि भाई इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अन्यथा हमें तो यही मानना पड़ेगा कि ये एससी है। तो सबूत आपको देने हैं। बर्डन ऑफ एविडेंस जो है दैट लाइज ऑन यू। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नामांकन रद्द होना चाहिए और अभी तक नामांकन रद्द नहीं हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ का नामांकन रद्द हुआ है जो फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के आए थे और एससी सीट से ओबीसी सीट से खड़े हो गए थे, तो जिनकी जगह लूटी जा रही है वो भी एससी समुदाय को ही देखना है। और लूट कौन रहा है? तो कोई ब्राह्मण थोड़ी चला गया है वहां पे लूटने के लिए, वो एससी ही है जिसने मुस्लिम से शादी कर ली है। तो अब आपका विधायक मुस्लिम होने वाला है, आपके समुदाय का नहीं है, ये अब आपको वो समझना है। वो एससी नहीं है, वो जिहादी है। और जैसे तेजस्वी यादव यादव नहीं है, ईसाई है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं तो नहीं, आप तेजस्वी क्रिश्चियन को वोट दे रहे हैं। यादव भी इतनी जोर से मत बोलिए। अभी हाल में हमने एक साधु यादव का वीडियो देखा है, आपको भी याद ही होगा। साधु यादव उसमें कहते हुए नजर आ जाते हैं कि छपड़ा में तो सब गरेड़िया बुलाता था इसको, लालू ये यादव को। गलेरिया तो खैर इनको बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल हमने जिन मुद्दों पर बात की उन मुद्दों को जरूर सोचिएगा। 6 तारीख को और 11 तारीख को जब आपकी उंगलियां उठें तो बिहार के मुस्तकबिल को, बिहार की प्रगति को, बिहार के स्वास्थ्य को, बिहार की उन्नति को, बिहार के भविष्य को, बिहार के युवाओं को, बिहार की युवतियों को और बिहार के पूरे समाज को देखते हुए आपकी उंगलियां हरकत करें, यही हमारी कामना है। फिलहाल एक छोटा सा विराम। आप जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं प्लीज बरसाते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है महाराज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, व्यालोक वाणी को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री